डिलाइट आईएएस के इस उत्कृष्ट मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, डिलाइट आईएएस के इस मंच की स्थापना का मेरा एकमात्र उद्देश्य यूपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के पास गुणवत्ता युक्त सामग्री सही समय पर उपलब्ध करवाना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझते हैं। कंटेंट से आप लोग वाकिफ़ होंगे, सामग्री से आप लोग वाकिफ़ होंगे कि ये काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, इसकी कमी नहीं है। ठीक है ना। एक समय था जब बहुत लिमिटेड किताबें लोग पढ़ते थे और उपलब्ध भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो उससे भी लोग उस समय तैयारी करते थे। लेकिन आज क्योंकि सोशल मीडिया की क्रांति है, व्यापक पैमाने पर ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध हैं, तो उससे कंटेंट की एक हिसाब से भरमार हो चुकी है। ठीक है, तो फिर कमी किस चीज़ की है? गुणवत्ता युक्त सामग्री की। ठीक है, क्वालिटेटिव कंटेंट जो है ना वो अभी भी कम है। उसी के लिए डिलाइट आईएएस के मंच की मैंने स्थापना की है और हमारा प्रयास ये है कि जो लोग इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि जो गुणवत्ता युक्त सामग्री है उसमें बाकी लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे संस्थान इस दिशा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट लिमिटेड संस्थान है ऐसे। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जो प्रयास कर रहे हैं उसको हम लोग किसी तरह से सुदृढ़ कर सकें। ठीक है ना, मजबूत बना सकें। तो क्या करने वाले हैं, और थोड़ा सा अगर हम लोग इसका डिफरेंस देख लें कि क्वालिटी का कंटेंट और कंटेंट, इसमें बेसिक डिफरेंस है क्या, क्यों इस पे इतना ज़्यादा क्यों ध्यान दिया जा रहा है, वो ये है कि कंटेंट वो है जो उपलब्ध है, व्यापक पैमाने पर उपलब्ध है ये। ठीक है ना, बहुत सारा आप सोचिए यूट्यूब पे हर मतलब सब्जेक्ट को लेके बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बुक्स हैं। ठीक है, जिसका उपयोग है या नहीं हम उसको बिना जाने बिना समझे पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, गुणवत्ता युक्त सामग्री या क्वालिटेटिव कंटेंट वो है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है उसे हम गुणवत्ता युक्त सामग्री मानेंगे। ठीक है, और व्यक्तिगत जीवन में भी जब हमें किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तब भी ये हमारा क्वालिटेटिव कंटेंट ही काम आता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये इस क्वालिटेटिव कंटेंट के लिए हम लोग प्रयास करने वाले हैं। करने क्या वाले हैं थोड़ा समझिए यहाँ पे। शुरुआत के अभी, क्योंकि शुरुआत है, अभी के स्तर पर हम लोग करंट अफेयर का हर सेक्शन को लेने वाले हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटी है। ठीक है, पॉलिटी हो या उसके बाद में आईआर हो, इकोनॉमी हो, ठीक है, या ज्योग्राफी हो, सोसाइटी हो, ठीक है, हिस्ट्री हो या एनवायरनमेंट हो, इन सभी सेक्टर में जो भी न्यूज़ आएगी उसको जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, गंभीर विश्लेषण भी किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा विश्लेषण के साथ चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, करंट अफेयर को स्टैटिक के साथ जब हम लिंक करते हैं ना, स्टैटिक पोर्शन जो हमारा ये है, इसके साथ जब लिंक करते हैं उसके बाद जो चीज़ निकल के आती है उसको क्वालिटेटिव कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक से लिंक कर दिया जाए, ताकि आप यहाँ से जो कंटेंट प्रिपेयर हो ना, इस चीज़ को आप परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसा है, एक बहुत अच्छी टीम के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ने वाला हूं। ठीक है, और सब लोग जो हैं, जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, सब लोग यूपीएससी तथा राज्य स्तर पर कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आप टीम को लेके किसी भी तरह की शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, देखिए आईआर और इकोनॉमी के जो विषय हैं उन सब उसको लेके मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। ठीक है, आज का टॉपिक देखिए क्या है, 75 ईयर्स में भारत आखिर कितना स्वतंत्र है। थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए इस समय भारत में बहुत ही भावुक समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है ना, ये देखिए आप यहाँ पर 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए। ठीक है, तो एक आप सोचिए कि परीक्षार्थी होने के नाते तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता ही है, दायित्व बनता ही है कि हम तैयारी करें और समीक्षा करें कि 75 ईयर्स में हम कहाँ पे हैं। ठीक है ना, देश कहाँ पे खड़ा है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी हमारा दायित्व बनता है कि हम इस चीज़ का गंभीर विश्लेषण करें कि 75 ईयर्स में भारत की क्या उपलब्धियां हैं, आखिर कहाँ पे खड़े हैं हम, और कितना आज़ादी आज हम महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है ना, कौन से सेक्शन हम लोग अभी देखने वाले हैं, अभी हम लोग कौन से देखने वाले हैं, देखिए 3 सेक्शन हम अभी देखेंगे, इकोनॉमी के क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में और
जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो है वो है विदेश नीति के क्षेत्र में, ठीक है ना। फॉरेन पॉलिसी के सेक्टर में हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इकोनॉमी भी से भी सीधा सवाल बन सकता है। यहाँ से एक कंप्लीट सेक्शन या कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको लेके हम लोग चलने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखिए हम लोग 1947 से लेके यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है ना। 1947 से लेके और हम लोग कहाँ तक लेके आएंगे, 2022 तक। तो जब आप शुरुआत करते हैं तो आज़ादी के दौरान चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले ना किसी भी टॉपिक को पढ़ो आप तो ये होना चाहिए, बुलेट पॉइंट के फॉर्म में हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो अर्थव्यवस्था की आखिर में स्थिति क्या थी। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए देश में आप सोचिए कि 200 वर्ष तक भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया। एक हिसाब से आर्थिक रूप से भारत की व्यापक पैमाने पर लूट हुई, ठीक है ना, लूटा गया भारत को। और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कई अन्य क्षेत्रों में भारत को पंगु बना दिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद हमें क्या दे दिया गया, आज़ादी। व्यापक पैमाने पर संसाधनों की लूट के बाद देश को हमें आज़ादी दे दी गई, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में भारत था। सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था की क्योंकि बात कर रहे हैं, तीनों सेक्शन में हम लोग देख देते हैं। देखिए पहला क्षेत्र कौन सा होता है, कृषि में। कृषि में क्या स्थिति थी उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, ऋणग्रस्तता, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिए। इसका जाल था, किसानों का व्यापक पैमाने पर अंग्रेज शोषण कर रहे थे। इससे हम लोग अपरिचित नहीं हैं, अच्छे से वाकिफ हैं हम लोग, ठीक है ना। किस तरह से राजस्व के लिए, टैक्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया गया, ठीक है। और आप सोचिए इसके साथ ही, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था उस समय प्रचलित थी, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान क्या करते थे, राजस्व का पे करने के लिए भी, टैक्स देने के लिए भी लोन लेते थे। और लोन दे दे के बार बार वो लोग ऋण के जाल में फंसते चले गए। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, व्यावसायिक फसलों की खेती शुरू कर दी गई, ठीक है। एक समय पे जो भारत देश था वो खाद्यान्न अधिशेष देश था, ठीक है। खाद्य के मामले में हम सरप्लस थे, सरप्लस कंट्री था भारत। लेकिन जब व्यावसायिक फसलों की खेती होगी तो क्या होगा, कपास, नील, जूट, इस तरह की फसलों की खेती की जाएगी, ठीक है। तो अगर इस तरह की फसलों की खेती की जाएगी तो इसका सीधा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमारी जो खाद्यान्न की फसलें हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो खाद्यान्न की फसलों का कम उत्पादन होगा तो खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, और खाद्यान्न की कमी होगी तो लास्ट में क्या हो जाएगा, अकाल होगी, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे से इससे परिचित होंगे कि भारत में व्यापक पैमाने पर अकाल पड़े 200 साल में, जब अंग्रेज भारत पर शासन करते रहे, ठीक है ना। और बिल्कुल लेटेस्ट जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में 45 में आप देख सकते हैं किस तरह से बंगाल में अकाल पड़ा और उसमें लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। कितना बड़ा आंकड़ा है ये, ठीक है। तो ये कृषि का तो क्या मतलब, क्या इसका निष्कर्ष ये निकल सकता है कि कृषि में तो पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था देश को, ठीक है। पहला सेक्शन हम लोगों ने देख लिया। दूसरा सेक्शन कौन सा होता है, ठीक है, उद्योग। देखिए उद्योगों के तहत भारत में कौन सी प्रक्रिया की गई, विऔद्योगीकरण। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, ये क्यों किया गया। देखिए क्या होता है, जब कोई देश आगे बढ़ रहा होता है, विकास कर रहा होता है, तो उसमें बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है और उनका विकास किया जाता है, ठीक है ना। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। पर भारत में क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो पहले से उद्योग स्थापित थे ना, जैसे हस्तशिल्प था, हस्तशिल्प का उद्योग था, ये सब जो उद्योग थे इनका पतन हो गया। क्यों पतन हो गया, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा तैयार रेडीमेड चीज़ें जो थी वो भारतीय बाजार में उनका कब्जा हो गया और सस्ती भी थी, तो भारतीय हस्तशिल्प जो है उसका बुरी तरह से पतन हो गया, ठीक है। उसके अलावा कई घरेलू उद्योग थे जिनका पतन हुआ। तो अगर ऐसी चीज़ है, होना क्या चाहिए था, उद्योगों का विकास। और हो क्या रहा है, जो पहले से ही स्थापित हैं उनको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में भारत में विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया की। और अगर आप इसी के अंतर्गत ये देखें कि जैसे मान ले अवसंरचना के तहत, उद्योगों में ही अवसंरचना उद्योग के तहत अगर आप देखोगे तो रेलवे की स्थापना हुई, ठीक है ना। बट क्या इस किसके लिए की गई थी, क्या भारत की विकास के लिए रेलवे के स्थापित किया गया था, नहीं, औपनिवेशिक हित था। क्या औपनिवेशिक हित था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय बाज़ार हैं उन तक पहुंच की जा सके और अंग्रेज़ों का तैयार माल जल्दी से भारतीय बाज़ार में पहुंच सके। और अंग्रेज़ जो सेना थी, ठीक है, कहीं पर भी आंदोलन होता है तो जल्दी से जल्दी सेना को पहुंचाया जा सके। तो आप सोचिए कि रेलवे का भी अगर विकास किया ना तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पे औपनिवेशिक हित काम कर रहा था, ठीक है ना।
अब इसके अलावा देखते हैं तीसरा सेक्टर कौन सा है, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र में क्या था, जैसे मान लीजिए डलहौजी के टाइम पे आप लोग जानते होंगे टेलीग्राफ की स्थापना की गई ना, टेलीग्राफ शुरू किया गया 1856 के दौरान हुआ, ठीक है। ये सब तो टेलीग्राफ किया गया, तो ये इसका उद्देश्य क्या था कि जल्दी से जल्दी गवर्नर जो हैं उन तक अपना मैसेज पहुंचाया जा सके। तो इस माध्यम से भी अगर हम देखें तो औपनिवेशिक हित ही काम कर रहा था, पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये तो देखो उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, तीनों क्षेत्र में पूरी तरह से पतन था, ठीक है, बहुत ही बुरे दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद जब आज़ादी हुई तो फिर भारत में मिश्रित मॉडल को अपनाया गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए एक बात यहाँ से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अभी हमारा फोकस करंट अफेयर पे है, ठीक है। तो हम बेसिक पे उतना अगर डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लेंदी चीज़ें हो जाएंगी। हमें कोशिश करनी है कि जब अर्थव्यवस्था आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पर हम लोग बेसिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जब इसको पूरी तरह से हम शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा करंट अफेयर है तो हम जल्दी से थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। मॉडल क्या होते हैं इकोनॉमी के। पहला मॉडल पूंजीवादी, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाजार का रोल ज़्यादा होता है और सरकार का रोल कम होता है, ठीक है ना। बाजार ज़्यादा और सरकार कम। पश्चिमी देशों में ये ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, आप देखेंगे इसको। दूसरा मॉडल होता है समाजवादी मॉडल। इसमें विपरीत कर दीजिए, क्या कि सरकार का रोल ज़्यादा है, सरकार का कम ज़्यादा, और बाजार का जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। समझिए इस चीज़ को। पूंजीवादी में क्या है कि अगर बाजार में मांग और आपूर्ति के अनुसार किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होगी, ठीक है ना, उसमें सरकार ज़्यादा कुछ दखलंदाजी नहीं करेगी। समाजवादी के तहत ये है कि सरकार निर्धारित करेगी किसी वस्तुओं की कितनी मांग रहेगी, कितनी आपूर्ति रहेगी, ठीक है, और बाजार का जो है वो रोल कम होगा इसमें, ठीक है। तीसरा जो मॉडल है जो भारत में अपनाया गया, मिश्रित मॉडल, इस पे आप समझ लीजिए कि मिश्रित मॉडल क्या है, इन दोनों का मिक्सअप है। कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट मॉडल जो है, इन दोनों का मिला जुला रूप है ये, ठीक है। इन दोनों का मिला जुला रूप मतलब वैसे तो बाजार इसमें प्रभावी रहेगा, वैसे बाजार प्रभावी रहेगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सरकार इसमें दखल देगी। मतलब कि उस देश का केंद्रीय बैंक, भारत का कौन सा है, आरबीआई, ये इसमें दखल देगा। फॉर एग्जांपल जल्दी से समझ लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए हाल ही में अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने क्या किया, ब्याज दरों को, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। ब्याज दरें अमेरिका ने बढ़ा दी, तो हुआ क्या, भारतीय बाजार से जो इन्वेस्टर थे वो पूंजी बाहर ले गए, ठीक है ना। पूंजी का प्रवाह जो है वो बाहर की तरफ हुआ, और पूंजी का प्रवाह बाहर की तरफ हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि, और ये क्यों हुआ पूंजी का प्रवाह, क्योंकि उनको अपने ही देश में, अमेरिका में ही ज़्यादा रिटर्न मिल रही है, तो वो भारत में निवेश क्यों करेंगे, ठीक है ना। ये एक अच्छी चीज़ आप समझिए। तो भारत में डॉलर की कमी हो गई, और डॉलर की कमी होगी तो रुपए बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। आपने देखा ही होगा कि 80 रुपये से ज़्यादा लगभग अभी एक डॉलर चल रहा है, तो ये काफ़ी बुरी सिचुएशन है। ऐसी स्थिति में कौन इंटरफेयर करेगा, भारत का आरबीआई दखल देगा, कुछ खरीद बिक्री करके डॉलर की आपूर्ति को बढ़ाएगा, ठीक है ना, डॉलर की आपूर्ति को बढ़ाएगा। तो अभी ये क्या हुआ, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का एक बेहतर एग्जाम्पल है कि नहीं है, है ना। तो भारत में इस मॉडल को पालन किया गया। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भारत में आज़ादी के बाद अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल शुरू किया गया तो क्या ये मॉडल पूरी तरह से सफल हुआ, तो इसका एक वर्ड में आंसर है नो, ठीक है ना। ये सफल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 1990 के दौरान भारत में अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई, भारत की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। क्यों, आर्थिक संकट आ गया। बीओपी क्राइसिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भारत में पैदा हो गए, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, और इस चीज़ के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे आईआर का पर्सपेक्टिव देख लीजिए। यहीं पे देखिए, जब देश आज़ाद हुआ ना तब ब्रिटेन मजबूत था, ठीक है, और ब्रिटेन कमज़ोर हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद दो शक्तियाँ निकल के आई, कौन सी, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, विश्व इतिहास में आपने पढ़ा होगा। दो शक्तियाँ जो है मजबूत तौर पर निकल के आई, और इन दोनों में आप ये सोचिए, इन दोनों में हौड़ लग गई किस चीज़ की, कि ज़्यादा से ज़्यादा देश अपने पाले में ये लोग कर सकें। क्योंकि ये दोनों देश क्या थे, ये दोनों देश सुपर पावर के रूप में स्थापित हुए, सुपर पावर, ठीक है, सुपर पावर के रूप में ये दोनों देश अपने आप को मान रहे थे और थे भी, ठीक है। तो सुपर पावरों की ये प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा विश्व के देशों को अपने पाले में करके अपने पक्ष को मजबूत किया जा सके। तो भारत के पास एक बड़ी चुनौती थी कि इन दोनों देश, क्योंकि आप सोचिए ना, एक नवनिर्मित आज़ाद देश है भारत, और उसके बाद संसाधन नहीं है ज़्यादा, वो वैश्विक स्तर पर ज़्यादा मजबूत नहीं है,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रक्षा क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। ऐसे देश के लिए कितना मुश्किल होगा इन दोनों सुपर पावर्स के दबाव को झेलना, लेकिन भारत ने इस चीज़ को झेला भी, और भारत के संबंध जो है वो यूएसएसआर के साथ, मतलब हालांकि गुट निरपेक्ष आंदोलन हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, उसके थ्रू भारत ने इस गुट में एंट्री नहीं ली। तो भारत के जो संबंध है ना शुरू में यूएसएसआर के साथ अच्छे रहे। देखिए ये चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए आप, मिश्रित मॉडल भारत में क्यों अपनाया गया? वैसे तो भारत में मिश्रित मॉडल को अपनाया गया, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रभाव समाजवादी मॉडल का था। क्यों? क्योंकि भारत में जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे तो उसको प्रभाव किसका प्रभाव उस पर ज़्यादा था? रूसी क्रांति का। ठीक है, तो रूसी क्रांति का प्रभाव होने की वजह से हम शुरुआत से ही सोवियत संघ के करीब रहे, मतलब यूएसएसआर के करीब रहे। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल था जब देश आज़ाद हुआ ना 1947 में, तब नेहरू ने पंचवर्षीय योजना अपनाई। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 5 ईयर प्लान्स को अपनाया, और ये 5 ईयर प्लान्स कहाँ अपनाए जा रहे थे? यूएसएसआर में। तो कहीं ना कहीं पे हम शुरुआत से निकट थे यूएसएसआर के। लेकिन 1990 में यूएसएसआर का पतन हो गया। ठीक है, और 1990 में भारत में आर्थिक संकट भी आ गया। समझिए, दोनों चीज़ों को लिंक करिए यहाँ पे। ठीक है, 1990 में यूएसएसआर का पतन हो गया और 1990 में ही भारत में आर्थिक संकट आ गया। तो यूएसएसआर पतन हो गया तो एक ही शक्ति बचेगी ना, कौन सी? यूएसए, क्योंकि यूएसएसआर तो कोलैप्स हो गया। तो फिर बचा कौन? यूएसए, और ये सुपर पावर था। इससे हमारी ज़्यादा बनती नहीं थी। तो इसने क्या किया? तो भारत की जो आर्थिक संकट था, तो भारत को क्या चाहिए था उस समय? आईएमएफ से भारत ने ऋण की गुहार की। आपको पता होगा कि किसी भी देश में अगर बीओपी क्राइसिस आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो वो ऋण लेने के लिए कहाँ जा सकता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत भी गया, लेकिन वहाँ बैठा कौन हुआ था? यूएसए क्योंकि एकमात्र सुपर पावर था, तो वहाँ बैठा हुआ था। उसने जाते ही चीज़ों को भारत को क्या करने के लिए कहा? कुछ शर्तें रखी उसने, और आईएमएफ के माध्यम से। और भारत में कौन से सुधार किए? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या होता है एक लाइन में समझ लेते हैं। देखिए, उदारीकरण मतलब ये होता है भारत में, क्योंकि देखिए 1980 तक ना भारत में सरकार का इफेक्ट ज़्यादा था इकोनॉमी में। सरकार, आप सोचिए, जो बड़े बड़े उद्योग थे ना, उसमें बहुत सारी वस्तुएं जो थी वो सरकारी क्षेत्र के लिए रिजर्व थी। तो जब ऐसी थी तो इसमें लाइसेंस राज था, छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। तो ऐसी स्थिति में उदारीकरण में इस लाइसेंस राज को खत्म करना था, पहली कंडीशन। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। इसमें क्या था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो मतलब एंटरप्राइजेज हैं, उद्यम हैं, उनको बेच के निजी किया जाए, उनका थोड़ा सा निजीकरण किया जाए। ये अभी भी सरकार कर रही है। तीसरा है वैश्वीकरण, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना। और दूसरा, आप ये सोचिए कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है, ध्यान से समझिएगा इस टर्म को, बड़ा यूज होती है ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स, आपूर्ति श्रृंखलाएं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं, इनके साथ भारत को जोड़ना, ये कहीं ना कहीं पे वैश्वीकरण का के अंतर्गत ही आता है। तो ये रिफॉर्म्स भारत में 1990 में किए गए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों ने बेसिक समझा कि इसके बाद चीज़ें कैसी रही। आज 21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? ठीक है, एक फेस हमने ये देख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि 1947 में क्या स्थिति थी। उसके बाद हम लोगों ने 1947 से लेके जो लगभग 5 ईयर प्लान्स चले और जो सुधार किए गए भारत में, उसको लेके हम लोगों ने 1990 तक का दौर देखा जब भारत में आर्थिक संकट आया। अब हम ये देखने वाले हैं कि आज फिर भारत में इन सुधारों के बाद क्या स्थिति है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये थोड़ी सी पिक्चर्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। अकाल की है ये, उस टाइम पे जब भारत में अकाल की स्थिति थी। खाद्य सुरक्षा को लेके बहुत बड़ी चुनौती थी भारत में, और इसीलिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें महालनोबिस मॉडल, ये व्यक्ति जो खड़े हैं ये देख सकते हैं आप, महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया। इसमें क्या था, जो हम लोगों ने पहले बात की ना, कोई भी देश जब आगे बढ़ता है तो उद्योगों पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो औद्योगिकरण के लिए और बड़े पूंजी उद्योगों की स्थापना के लिए हम लोगों ने महालनोबिस मॉडल को द्वितीय जो हमारा पंचवर्षीय योजना थी उसमें अपनाया। ठीक है, तो उसके बाद चलो ये चीज़ किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आते हैं कि वर्तमान में भारत की, ये देखिए आप, राव मनमोहन मॉडल इसको बोला जाता है। देखिए 90 में जब भारत में आर्थिक संकट आया तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। और भारत के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है ना। तो इन दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं पे अमेरिका के और आईएमएफ की शर्तों को मानकर भारत में क्या चीज़ें की?
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सुधार भारत में किए गए। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में भारत की क्या स्थिति है। देखिए थोड़ा सा, ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट मैंने डाटा लिया है आईएमएफ की वेबसाइट से। इनका ये कहना है कि 2022 में भारत जो है वो 7.5% की दर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करेगा, और 2023 में हम लोगों की जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो 8% रहेगी। ठीक है, ये कब है? जब भारत ने 2 साल का कोविड का सिस्टम देखा है। कोविड का जो प्रभाव है आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी बार देश में और कितने चरणों में लॉकडाउन लगाया गया। ठीक है, उसका अर्थव्यवस्था पर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ा था और हम लोगों ने लगभग -7.3 तक की नकारात्मक वृद्धि दर को भी देखा था। ठीक है, तो भारत ने ये चीज़ें की, इसके बावजूद भारत की वृद्धि दर देखिए आप कितना अच्छा है। और थोड़े से 1-2 आप डाटा भी याद रख सकते हैं, जैसे पीपीपी के टर्म में, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में हम लोग 3rd बड़ी इकॉनमी हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3 ट्रिलियन तक हो चुका है। 2030 तक भारत सरकार का प्रयास है कि ये 5 ट्रिलियन की इकॉनमी तक का लक्ष्य हम लोग हासिल कर सकें। सोचिए ना, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन रहा है आज। तो ये 70 साल में तब किया है जब 200 साल अंग्रेज़ों ने लूटा, उसके बावजूद हमारी ऐसी स्थिति है, उसके बावजूद हम लोगों ने कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन में कि भारत ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपने आज़ादी को बरकरार रखा है, आप एक चीज़ समझिए। और दूसरा, भारत ने ये कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था के मामले से अपना परचम लहरा सके, और लहरा भी रहा है। क्यों? देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए कि आपकी जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उससे आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी डिसाइड होते हैं। कैसे? वो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि 1990 के बाद भारत और अमेरिका करीब आए। उसमें एक सबसे बड़ा कारण भारत की अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ आकार था। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कौन? चीन तक भी नहीं कर पाता। आप सोचिए कितना ज़्यादा चीन का जो एक्सपोर्ट है वो भारत में होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पे ये अर्थव्यवस्था जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी काफ़ी ज़्यादा शेप और आकार देती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के मामले में हम लोगों ने चीज़ें देख ली हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा डिफेंस के मामले में। इसको भी वैसे ही देखेंगे। 1947 में क्या सिचुएशन थी? भारत आज़ाद हुआ, रिसोर्सेज बहुत कम थे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि किस तरह से तुरंत ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था भारत के साथ में, और पाकिस्तान ने अपने आप को एक मुस्लिम देश के तौर पर प्रेजेंट किया था। ठीक है ना, एक मुस्लिम देश के तौर पर अपने आप को स्थापित किया। तो पाकिस्तान ने तुरंत जम्मू कश्मीर में अटैक भी कर दिया। हालांकि वो ये बोलता था कि ये कबीलाई आक्रमण है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसकी सरकार इसके पीछे थी। जम्मू कश्मीर में अटैक कर दिया और भारत को तुरंत ही युद्ध के लिए दखल देना पड़ा। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर की संप्रभुता की रक्षा के लिए। उसके बाद फिर आप सोचिए 1962 में हम लोगों ने चीन से वॉर किया और हमारी हार भी हुई। ठीक है, 1965 में वॉर हुआ, 1971 में हम लोगों ने युद्ध किया, इसमें हम लोगों ने पाकिस्तान को बुरे तरीके से हराया भी। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके ऐसी स्थिति में भारत का जो अर्थ रक्षा क्षेत्र है वो उस समय अगर हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तभी तो हम लोगों की हार हुई ना। देखिए, क्योंकि संसाधन कम थे, ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते थे, लेकिन उसके बाद भारत ने अच्छा खासा रक्षा क्षेत्र पर ध्यान दिया है। अभी देखिए थोड़ा सा डाटा देखते हैं। अभी देखिए वर्तमान में भारत जो है ना वो 2nd बड़ा रक्षा आयातक देश है। मतलब पहले नंबर पर कौन है? कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं आंसर दे देता हूँ यहाँ पे, सऊदी अरब जो है वो 1st है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हथियार जो है सऊदी अरब खरीदता है। दूसरे नंबर पर भारत है। और किससे खरीदता है भारत? तो इसका डाटा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा। हम लोग रशिया से ज़्यादा खरीदते हैं, फिर हम लोग किससे ज़्यादा? अमेरिका से ज़्यादा लेते हैं, फिर इजराइल से है हमारा। ठीक है, फिर फ्रांस से है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो आज भी हम लोग रशिया से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई एक डाटा। वर्तमान जो सरकार है ना, मेक इन इंडिया स्कीम लेके आई 2014 में, उसके बाद से ही रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। कारण क्या है? आपको पता होगा जब 1999 में जब कारगिल का वॉर हुआ ना, कारगिल युद्ध हुआ जब, तो अमेरिका से भारत ने जीपीएस का डाटा मांगा था। ठीक है, जीपीएस का डाटा मांगा था, लेकिन अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं पे बाद में भारत ने अपना एक नाविक सिस्टम भी डेवलप किया, आप लोग जानते होंगे उसके बारे में। तो नेविगेशन के लिए हम लोगों ने अपना सिस्टम डेवलप किया। तो भारत अब नहीं चाहता है कि हमारे हथियार जो हैं वो पूरी तरह से विदेशी हों, कल को उसमें कोई भी किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करें कि हम स्वदेशीकरण पर ध्यान दें। ठीक है, तो हम लोग अच्छा कर रहे हैं इसमें। तो कौन कौन से रक्षा हथियार हैं अभी भारत के पास? देखिए थोड़ा यहाँ पे देखिए, S-400 है,
ये क्या है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक है ना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मान लीजिए चीन या कोई देश हम पर मिसाइल से अटैक करता है तो ये सिस्टम जो है उन मिसाइलों को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, और हमारी सुरक्षा करेगा। ये हम लोग रशिया से खरीद रहे हैं। ये आप देखिए सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी और बड़ा भारत को कहीं ना कहीं पे एक मजबूती प्रदान करता है, ये राफेल है। राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मुद्दा है ये, ठीक है। तो राफेल ही है, ये हम लोगों ने फ्रांस से आयात किया है, ठीक है। इसको लेकर चीन को चिंता भी हो रखी है काफ़ी, ठीक है। उसके बाद ये ब्रह्मोस है, ये देखिए ब्रह्मोस है, इसको हम लोगों ने रशिया के साथ मिलकर तैयार किया है और अब हम इसका निर्यात भी कर रहे हैं। किन किन देशों को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, फिलीपींस और वियतनाम को, ठीक है, इन देशों को हम लोग निर्यात भी कर रहे हैं अब, ठीक है। तो ब्रह्मोस को लेके, और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चीन से ये लोग भी त्रस्त हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पे हम लोग चाहते हैं कि ये लोग भी अपनी सुरक्षा कर सकें। और ये अभी लेटेस्ट वर्जन है अग्नि 6 का, लगभग 6000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। और ये है क्या, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ये। तो ये स्वदेशी भी है, अच्छी बात है ये, ठीक है। तो भारत के पास आधुनिक वेपन है, लेज़र मिसाइल पे हम लोग काम कर रहे हैं, मिसाइल डिफेंस को लेके हम अपना सिस्टम तैयार कर रहे हैं, तेजस जैसे एयरक्राफ्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रक्षा क्षेत्र के मामले में आप लोग देखेंगे कि 2022 में हम कहाँ खड़े हैं। 2022 में ऐसी सिचुएशन है कि भारत की जो सेना है वो काफ़ी मजबूत है, विश्व की प्रमुख सेनाओं में भारत को गिना जाता है, ठीक है ना। और वायुसेना से तो आप बिल्कुल तरह वाकिफ़ ही हैं, चीन को भी इससे भय तक रहता है, ठीक है। तो भारतीय सेना जो है काफ़ी बड़े स्तर पर परचम लहरा रही है। आगे अब हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना उसको देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी का जो सेक्टर है हमारा, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते हैं। देखिए थोड़ा सा समझते हैं इसको। जब भारत आज़ाद हुआ ना, हम लोगों ने बात की अभी, ब्रिटेन कमज़ोर हो गया था, दो पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ इसको बोलते हैं। ये दो बड़ी पावर्स विश्व में सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश हुई जब भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध चला। शीत युद्ध क्या था, कोल्ड वॉर क्या था। कोल्ड वॉर ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने पाले में किया जा सके, जैसे आज अमेरिका और चीन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से कोल्ड वॉर की ही सिचुएशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने देशों अपने पाले में करने की होड़ थी। अब भारत जैसा नवनिर्मित और आज़ाद देश जिसके पास संसाधन की कमी है, वैश्विक स्तर पर इतना मजबूत नहीं है, उसने इन दोनों गुटों से अलग रहने का सोचा और एक तीसरा फ्रंट खोल दिया। वो क्या था, नैम, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष मतलब क्या, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, इन दोनों गुटों से हम निरपेक्ष रहेंगे। और पर ये हमारी जो गुट निरपेक्षता थी ना, इसका नेतृत्व किया भारत ने, इंडोनेशिया ने, मिस्र ने, ये सब देश इसके फ्रंट पे आ गए और इन दोनों देशों से अलग रहे, ठीक है। लेकिन ये जो गुट निरपेक्षता है ना, ये ज़्यादा समय तक हम कायम नहीं रख पाए। क्यों, क्योंकि हमारी एक मजबूरी थी। 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया ना, पाकिस्तान के साथ वॉर की सिचुएशन थी, तब अमेरिका ने, यूएसए ने भारत को परमाणु धमकी दे दी। और परमाणु धमकी के चलते आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी, एक संप्रभु देश था भारत और उसको एक परमाणु धमकी मिल जाना, तो फिर वो क्या करेगा। और एक पावर अगर यहाँ से देखिए, एक अगर पावर हमें धमकी दे रही है, एक सुपर पावर यहाँ पे देखिए धमकी दे रही है, तो हम कहाँ जाएंगे, यूएसएसआर के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे, यूएसएसआर के पास। और वही हुआ 1971 में। भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने यूएसएसआर के साथ मित्रता संधि की, फ्रेंडशिप ट्रीटी, ठीक है। ये मित्रता संधि जो है कहीं ना कहीं पर भारत के लिए काफ़ी सफल सिद्ध हुई। और यूएसएसआर ने तब अमेरिका को ये धमकी दी कि अगर आप भारत पर परमाणु हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। फिर भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, फ्री माइंड होकर, और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया और पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई। इस पिक्चर में देखिए आप, ये उसी समय की पिक्चर है, ठीक है ना। बहुत सारे जो उनके रक्षा सैनिक थे वो हमारे कब्जे में थे, ठीक है ना। तो ये भारत की चीज़ें उस समय में हुई विदेश नीति के दौर में। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि उसके बाद सिचुएशन में क्या रहा। देखिए 1990 में हम लोगों ने पहले भी बात की कि यूएसएसआर का पतन हो गया। ये देखिए जहाज़ डूब रहा है उसका, और जहाज़ डूब रहा मतलब यूएसएसआर का कई टुकड़ों में विभाजन हो गया था, कई छोटे छोटे देश उससे बन गए थे, तो कमज़ोर हो गया था यूएसएसआर। और फिर विश्व जो है, यहाँ पे नीचे देखिए, एक ध्रुवीय व्यवस्था, यूनिपोलर सिस्टम जो है बन के सामने हुआ। यूएसएसआर का पतन हुआ तो कौन बचेगा, एकमात्र पावर यूएसए। और ये करेगा क्या,
ठीक है, जब एक पावर बचेगी तो उसका मतलब ये हो गया, ये ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसको। नॉर्मल पुलिसमैन क्या करता है, आपके साथ वाला जिस थाने में वो वर्क करता है वहाँ पे वो उसका ध्यान रखता है, जो भी क्राइम्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ग्लोबल पुलिसमैन क्या करेगा, विश्व में कहीं पर भी कुछ होगा वहाँ पे अमेरिका दखल देगा, चाहे उसका मतलब है या नहीं है, वो वहाँ आएगा। यूएसए की पॉलिटिक्स बहुत मजबूत हो गई, यूएसए आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गया, और यूएसए सेना के तौर पर मजबूत तो पहले से ही था। तो कहीं ना कहीं पे यूएसए इस चीज़ के मामले में निकल के आया। लेकिन भारत के लिए चिंता क्या हो गई, क्योंकि हम तो यूएसएसआर के निकट थे, तो फिर अब हम क्या करें। तो भारत ने, जब भारत को पता लगा कि यूएसए अब सुपर पावर है, तो भारत ने इससे रिश्ते अच्छे करने का सोचा। लेकिन साथ ही अमेरिका ने भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने शुरू किए। कारण क्या थे, दो कारण थे। एक तो भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी हो चुकी थी, बड़ा बाजार था, ठीक है ना। और दूसरा सबसे बड़ा कारण पता है क्या था, कि चीन का उभार हो रहा था। पहले चुनौती किससे थी अमेरिका को, यूएसएसआर से। किससे थी, यूएसएसआर से। और अब चुनौती किससे है, चीन से। तो फिर और चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वो बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अमेरिका ने भारत के साथ रिश्ते अच्छे किए ताकि चीन को संतुलित किया जा सके, काउंटर किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत संबंध अच्छे हो गए थे। 1998 में जब भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया, पहला कब किया था, 1974 में। तो दूसरा परमाणु परीक्षण जब किया तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, पहले भी लगाए थे, लेकिन ये प्रतिबंध ज़्यादा समय तक नहीं चले, ये दो कारण की वजह से। और 7 वर्षों के बाद ही 2004-5 में एक मिनट देखिएगा यहाँ पे, 2004-5 में भारत और अमेरिका के बीच में क्या हुआ, परमाणु समझौता हुआ, ठीक है ना। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। 7 साल पहले किसी देश ने हम पर प्रतिबंध लगाए हैं, वही देश अब हमारे साथ क्या कर रहा है, हमें यूरेनियम की आपूर्ति के लिए हमारे साथ समझौता कर रहा है, और भारत को स्वीकार कर रहा है कि भारत अब एक परमाणु शक्ति बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें शुरू होनी 2004-5 में शुरू हुई। अब देखिए वर्तमान में हम कहाँ हैं। देखिए ये दो ग्रुप हैं, इसका थोड़ा ध्यान से समझिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। देखिए ये है क्वेड, इसमें 4 देश हैं, कौन कौन से, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस ग्रुप का निर्माण क्यों किया गया है, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, जिसमें आपको पता है बहुत सारे सी रूट्स हैं, ट्रेड रूट्स हैं ना बहुत सारे वहाँ पे। तो इंडो प्रशांत में चीन क्योंकि बहुत सारी परेशानी क्रिएट करता रहता है, बहुत सारा 9 डैश लाइन आप लोगों ने सुना होगा, किसी दिन बात करेंगे अच्छे से। तो इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन जो है वो अपना दबदबा कायम कर रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं वहाँ पे, और कहीं ना कहीं पे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं वहाँ पे, सी रूट्स हैं बहुत सारे, उनको सेव करने के लिए भारत, अमेरिका और ये 4 देश साथ में आए हैं, ठीक है। इसका ये कारण है, इसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। दूसरा भी ये बिल्कुल लेटेस्ट ग्रुप है, इसका थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये है 4 इसमें देश हैं, इसमें कौन कौन से देश हैं, भारत है, इजराइल है, यूएई है और यूएसए है, ठीक है ना। I2U2 2 ही ग्रुप है। अब देखिए ये ग्रुप क्यों बनाया गया है, ये ग्रुप इसलिए कि मध्य एशिया में जो संकट चल रहा है ना, उसमें भी चीन जो है वो समय समय पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। आप सोचिए एक फ्रंट बन रहा है अलग तौर पर, कौन सा फ्रंट है, जिसमें चीन है, पाकिस्तान है, ठीक है, रूस है, तुर्की है और ईरान है। एक समय पर इसमें मलेशिया भी था, लेकिन वो अब थोड़ा पीछे हो गया, ठीक है। इस फ्रंट को मध्य एशिया में संतुलित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। बहुत अच्छे से इन लाइंस को नोट भी कर सकते हैं आप आंसर में लिखने के लिए, ठीक है। मध्य एशिया में इन चीज़ों को करने के लिए इस ग्रुप का निर्माण किया गया है, I2U2 का। तो ठीक है, ये दोनों ग्रुप क्या होगा, इसका सीधा मतलब किसके अगेंस्ट होगा, ये दोनों चीन के अगेंस्ट। लेकिन भारत ने साथ में संतुलन बनाते हुए, जहां एक तरफ ये किया तो SCO जो ये ग्रुप है और ये जो ब्रिक्स का ग्रुप है, इन दोनों में चीन है भारत के साथ, भारत इसमें भी सदस्य है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि इसमें यूपीएससी में क्या बोला जाता है आंसर राइटिंग के समय, ये बोला जाता है कि आप बैलेंस्ड आंसर लिखें। उसी तरह भारत भी संतुलन साध रहा है, साथ के साथ अमेरिका के प्रभावी ग्रुपों में भी भारत है, और साथ में ब्रिक और SCO जिसमें चीन जो है प्रमुख सदस्य है, उनके साथ भी भारत जो है कोऑपरेशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे हम लोग आज़ादी के साथ बैलेंस के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा आप देखिए, एक टर्म आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रणनीतिक स्वायत्तता, इसको थोड़ा सा देखिए। रणनीतिक स्वायत्तता का क्या मतलब है, देखिए रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलेंगे इसको। इसका मतलब है कि कोई देश संप्रभु कब रह पाएगा, संप्रभु सोवरेन कंट्री कब तक बने रहेंगे, जब हम किसी के दबाव में डिसीजन ना लें,
जब हम किसी देश के प्रभाव में किसी तरह का कोई निर्णय ना लें, तभी हम संप्रभु बन पाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए अमेरिका, अब थोड़े इसके उदाहरण देखते हैं हम कि वर्तमान में 2022 के समय जो दौर चल रहा है, इस समय भारत कितना रणनीतिक रूप से स्वायत्त है। इस चीज़ को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये एग्जाम दृष्टिकोण से, ठीक है। क्या भारत संप्रभु है? ऑब्वियसली संप्रभु है। क्या भारत ऐसा देश है कि रणनीतिक रूप से स्वायत्त है? तो उसके ये एग्जाम्पल हैं 4, देखिए लेटेस्ट एग्जाम्पल मैंने ज्वलंत उदाहरण दिए हैं। कौन सा? अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ S-400 डील जो है वो उसमें शामिल हुआ। भारत, दबाव था अमेरिका का, क्या अमेरिका चाहता था कि भारत जो है वो थर्ड सिस्टम परचेज करे, ठीक है ना। ये अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। S-400 हम लोगों ने देखा था ना कि हमारी तरफ कोई मिसाइल आएगी तो उससे सुरक्षा करेगा। ये हम किससे ले रहे हैं? रूस से। तो अमेरिका ये चाहता है कि भारत रूस से ना ले, हमसे ले, लेकिन भारत ने मना कर दिया कि हम नहीं, रूस से हमारी पहले डील हुई है, हम रूस से लेंगे। तो अमेरिकी दबाव को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, माना नहीं। दूसरा ये है कि चीन का आक्रामक रवैया है। लद्दाख में किस तरह से टेंशन वो 2 सालों से करके रखा है, उसके बावजूद भारत ने I2U2 ग्रुप में शामिल हुआ। देखा ना अभी मिडल ईस्ट के लिए उस ग्रुप में भारत फिर भी शामिल हुआ। तीसरा कौन सा उदाहरण है? बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ईरान के साथ अमेरिका ने बहुत दबाव डाला भारत को कि पूरी तरह से रिश्ते समाप्त हों, लेकिन भारत ने वो उसके बावजूद ये चीज़ें नहीं की। थोड़ा बहुत हम लोगों ने तेल का जो आयात है वो कम किया था ईरान से, लेकिन ज़्यादा चाबहार और ये सब प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने अमेरिका की बात नहीं मानी। तीसरा, चौथा जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और लेटेस्ट है कि रूस यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा है तो ये बोला गया कि रूस के खिलाफ जो भी प्रस्ताव हों UN वगैरह में कहीं पे भी, तो वहाँ भारत उपस्थित रहे और मत दे, लेकिन भारत ने इसको भी नज़रअंदाज कर दिया। UK और अमेरिका जैसे देशों ने ना भारत पर दबाव डाला था इस चीज़ को लेके, लेकिन भारत अनुपस्थित रहा। इससे भारत ने क्या सिग्नल लिया? सिग्नल ये दिया कि रूस जो है एक सेकेंड, रूस जो है वो हमारा पुराना मित्र है। क्या है? पुराना मित्र है, ठीक है। यही तो एक देश था जिसने हमें 1971 में क्या बोला था कि अगर अमेरिका को, कि अगर आप भारत पर हमला करते हो तो हम आप पर हमला करेंगे। तो भारत रूस के साथ पुरानी मित्रता को नहीं गंवा सकता है किसी भी कीमत पर। ये हम लोगों ने इससे संदेश दे दिया। ये चारों एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इनसे हमें क्या समझ में आता है? इनसे ये समझ में आ रहा है कि आज जब 2022 का दौर चल रहा है ना, तो भारत पर किसी एक देश का दबाव नहीं हो सकता है। हम रणनीतिक रूप से स्वायत्त कंट्री हैं, ठीक है ना। तो भारत रणनीतिक रूप से स्वायत्त, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी विदेश नीति पर जो है किसी का प्रभाव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी विदेश नीति जो भी है, विदेश नीति भी जो है वो पूरी तरह से आज़ाद है, ठीक है ना। 2022 में हम अच्छे से इस पर आज़ादी बनाकर रख पाए हैं, ठीक है। तीनों सेक्शन हम लोगों ने अच्छे से देख लिए। अब थोड़ा लास्ट में ये है, देखिए यहाँ पे आपको वीडियोस स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको मिलेगा कंटेंट, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मेरा, मैंने बार बार बोल दिया है कि ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता युक्त सामग्री आप लोगों तक पहुँचाई जाए। आप लोगों को क्या करना है कि इस जो चैनल पे जैसे क्विज़ वगैरह भी अब शुरू होगा, तो इस चैनल के जो का जो टेलीग्राम है ना, ठीक है, टेलीग्राम से आप इस चैनल से इस पे डिलाइट IAS पे जुड़ जाइए, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे कम से कम जुड़ जाइए, ताकि यहाँ ये सब जो PPT वगैरह हैं वहाँ पे आपको PDF के फॉर्म में सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, आप सिर्फ समझने पे फोकस करिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ही ज़्यादा अपडेट्स भी वहाँ पे आएंगी, PDF वगैरह भी वहाँ पे सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा ये है, एक बार फिर से आप लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और हम लोग प्रयास करें, देखिए सरकारें तो अपने स्तर पर काम कर ही रही हैं, लेकिन हम लोग भी क्या प्रयास करें कि व्यक्तिगत स्तर पर भारत को आगे ले जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पर्यावरणीय स्वच्छता में योगदान दे सकते हैं ना योगदान। हर घर तिरंगा के तहत भारत ने प्लास्टिक बैन के तहत सरकार काम कर रही है, तो हम उसमें योगदान दे सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वृक्ष लगाकर हम भारत को आगे ले जाने में योगदान दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम व्यक्तिगत स्तर पर भी ज़रूर करें, ठीक है ना। ये मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा। तो ठीक है, मुझे लगता है तीनों क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत ही गहराई से, थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो गई है वीडियो की, बट आप लोगों को चीज़ें समझ आनी चाहिए थी, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।